हेलो फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 9 ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये आप जानते हैं कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर नंबर 9, जिसे आप शॉर्ट में ओएमएसएम बोलते हैं। आज की क्लास में हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी आगे आने वाली क्लासेस में हमारा ये सिलेबस आपने कैसे देखना है उस पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमें चैप्टर किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में मैं आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट नहीं कराऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करेंगे, हम इस सब्जेक्ट को क्लास में चलाएंगे कैसे, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सब्जेक्ट की यही समझना है कि हमें अपने किस सीक्वेंस को फॉलो करना है और कैसे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 100% अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। ध्यान देने वाली बात, देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ने का तरीका अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ने का तरीका अलग है। कॉस्टिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, लॉ को किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, इनकम टैक्स को किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। यानी जिस तरह हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका है, एक अलग सीक्वेंस है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, यहां पर भी हमें इसका एक अलग तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं, स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस आपको डाल रखे हैं वो उनका, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो वो सीक्वेंस एक अनअरेंज्ड फॉर्मेट में देखा जाता है। उस स्टडी मटेरियल के ही सभी क्वेश्चंस, सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, जैसे स्टडी मटेरियल में सब्जेक्ट आपको स्टडी नोट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, स्टडी नोट 1 में आप ये पढ़ेंगे, स्टडी नोट 2 में आप ये पढ़ेंगे, वहां पर स्टडी नोट लिखे रहते हैं। लेकिन हमने उसी सब्जेक्ट को अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उस टॉपिक को हमने क्या नाम दिया है वो सबसे पहले हम यहां पर सिलेबस लिखने वाले हैं, जो कि आप मेरे साथ लिखेंगे। यानी यहां पर हम स्टडी नोट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस नहीं करेंगे, हम यहां पर जिस तरह हमने सब्जेक्ट डिवाइड किया है अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, टॉपिक्स में, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जब ये हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप पाएंगे कि हमने पूरा 100% सब्जेक्ट वैसे ही कर लिया है। यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस अनअरेंज्ड फॉर्मेट वाले सब्जेक्ट को अरेंज्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमने टॉपिक में डिवाइड करके तब इस सिलेबस की हम ये रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। चलिए, इस सब्जेक्ट के बारे में पहले कुछ समझते हैं। जैसे मैंने कहा, इसे शॉर्ट में हम क्या नाम देते हैं? ओएमएसएम। आज हम सब्जेक्ट पर ही बात करेंगे। आप मेरे साथ लिख लेना, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और इधर हम लिखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट की हमारे सिलेबस में वेटेज क्या है? दो कॉन्सेप्ट हो गए ना, यानी हमने अपने सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और ये हमने नहीं किया है, ये तो इंस्टीट्यूट ने ही किया हुआ है।
और इन दोनों की वेटेज इंस्टीट्यूट ने जो अलग अलग दी है वो क्या है बच्चे? ये सिलेबस है आपका 70 मार्क्स का, और इधर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है आपका 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स, 30 मार्क्स। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन की, क्या सर इस सब्जेक्ट में थ्योरी भी है? हाँ, इस सब्जेक्ट में थ्योरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप बिना थ्योरी किए एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो आपका पास होना, मैं कहूंगा, ना के चांसेस मानकर चलिए आप। क्यों? आपको वेटेज जब पता चलेगी तब आपको ये बात समझ आएगी। जैसे देखिए जरा, ये जो 30 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये प्योरली थ्योरी है। ये लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो पूरा का पूरा ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पर अगर इस 70 मार्क्स की बात करें, 70 मार्क्स, ध्यान से, इसमें आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। प्रैक्टिकल पोर्शन अगर हम कहें तो ये होगा आपका 40, ध्यान से, 40 टू 55 मार्क्स का हो सकता है। सर ये हो सकने का क्या मतलब है, अभी डिस्कस करूंगा। और थ्योरेटिकल जो है ये आपका 15 टू 30 मार्क्स का हो सकता है। सर मतलब कुछ फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है इसमें? देखिए, इसमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपके ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, उसमें मैचिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन यहां पर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जिन क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू बेस्ड कहते हैं, वो भी यहां पर कवर होते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल क्या कहें और थ्योरेटिकल क्या कहें, इसलिए ये रेंज मैंने आपको यहां पर लिखकर बताई है। अच्छा, आपको ये पता होगा जब मैंने यहां पर लिखा है 40 टू 55 और 15 टू 30, तो आप इस बात को भी समझें कि आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए होते हैं। आप चॉइस में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज जो एग्जाम का पैटर्न देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां पर वेटेज लिख कर दी है। इतनी बात ध्यान रहेगी। अब आप समझिए जरा, यहां पर ये 15 टू 30 मार्क्स की थ्योरी और इधर ये पूरा 30 मार्क्स थ्योरी का, तो आप खुद समझकर देखिए, क्या थ्योरी को इग्नोर करके ये पेपर पास किया जा सकता है? और ये पेपर ओएमएसएम पेपर नंबर 9 एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्कोर आप इसमें बहुत अच्छा कब कर पाएंगे? जब आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर चलेंगे। क्योंकि अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज को भी इंस्टीट्यूट ने लगभग इक्वली इंपॉर्टेंस दी है। यहां तक बात ठीक है? अब हमें ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, किस सीक्वेंस में फॉलो करना है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो सिलेबस मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा ये टॉपिक वाइज सिलेबस होगा। यानी अगर आप अपना स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का उठाकर देखेंगे तो किसी स्टडी नोट में हमारा कोई टॉपिक आएगा, किसी स्टडी नोट से कोई टॉपिक होगा, यानी सारे टॉपिक्स उन सभी स्टडी नोट में कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर जाकर कवर हो जाएगा। इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करना है वो मैं यहां पर लिख कर दे रहा हूं। चलो लिखो जरा मेरे साथ। पहले हम बात करेंगे किसकी? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूं ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये लीजिए। ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिलेबस हम टॉपिक वाइज लिख रहे हैं। कभी आप स्टडी मटेरियल उठाओ और आप कहो कि सर ये जो आपने लिखा है ये तो हमें स्टडी नोट में कहीं लिखा हुआ ही नहीं मिल रहा। ये सब कुछ आपके स्टडी नोट्स में कवर्ड होगा। और कितनी वेटेज है सिलेबस की? 70 मार्क्स।
पहले हम यहीं यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर असाइनमेंट प्रॉब्लम। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड नंबर, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थर्ड नंबर पर आ जाइए, सिम्युलेशन। फोर्थ, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग। मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस प्लानिंग। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ध्यान से, आपने ये जो आज लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाद जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है? असाइनमेंट प्रॉब्लम से। सर, थ्योरी कराओगे या पहले प्रैक्टिकल कराओगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में लेकर चलेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपको लगेगा कि हम प्रैक्टिकल पोर्शन ही कर रहे हैं, लेकिन उन प्रैक्टिकल पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा वो मैं साथ साथ में आपको नोट कराता जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में किस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसमें कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो सारे स्टेप्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सारा बाय हैंड लिखते हुए चलेंगे। तो इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको करा रहा हूं बस वैसे फॉलो करते जाइएगा, आपका पूरा 100% सिलेबस हमारी क्लास में कवर होगा। चलो, ये हमने बात की ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, जो कि हमने लिखा है 70 मार्क्स। और इसके बाद भी इसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टेक्निकल थ्योरी होगी उस पर हम जाकर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, एक 30 मार्क्स का और क्या पार्ट कहा था हमने? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 30 मार्क्स, इसे भी नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन।
सेकंड, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड strategic analysis and strategic planning. Formulation and implementation of strategy. ये हमने पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस यहां पर नोट डाउन किया है। मैंने बार बार आपसे एक ही बात कही है और फिर से कह रहा हूं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि सर कौन सा चैप्टर करें। अब मैंने फिर से एक बार बता देना है कि ये जो सीक्वेंस है, आपने ये सीक्वेंस हमारी क्लास में फॉलो करना है, जो हमने यहां पर लिखा है। इस तरह से ये फॉलो करते हुए चलना है। ये बात क्लियर हो गई। ये बात तो की हमने किसकी, सिलेबस की। अब ये सिलेबस क्या है, या इसमें हमें क्या सीखना है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स, और उन डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स में हर तरह की प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, वो हमें यहां पर सीखना है। तो यानी अगर आप यहां पर देखें, सबसे पहले मैंने लिखा असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अच्छा, असाइनिंग की प्रॉब्लम है। मैं अब सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा। थ्योरी क्या है वो आपको पता चल गया, प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है वो आपको पता चल गया। यहां पर प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। सर प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, मतलब यहां पर कोई अकाउंटिंग नहीं है कि आपने कोई लेजर बनाने हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, या आपने कोई अकाउंट बनाने हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तरह बहुत सारे अकाउंट बनाते हुए चले जाना है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है। हर चैप्टर में, हर कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, जिसको सोल्व करने का तरीका अलग होगा। अच्छा सर, मतलब यहां पर प्रैक्टिकल तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकल अगर हम लिंक करें तो कैसे करें। इस प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको दो तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलेंगे। एक, जिसे आप स्टैटिक्स कह सकते हैं। स्टेटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग आपने जो स्टैटिक्स में कभी पढ़ा होगा, वहां से आप इसे लिंक कर पाएंगे कि हां सर कुछ स्टैटिक्स जैसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी आपको यहां पर दिखाई देंगी। बहुत इजी होने वाला है हमारा ये सब्जेक्ट, हमारा पूरा ये सब्जेक्ट। बस आपने ध्यान बनाए रखना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले प्रीवियस क्लास का प्रॉपर रिवीजन करना है। बस इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलो सिलेबस डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम, देखिए मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें 4 वर्कर्स हैं। अच्छा, अगर 4 वर्कर हैं तो क्या बिल्कुल सेम स्किल्ड के साथ काम करते होंगे? नहीं, नॉर्मल सी बात है भाई। आप 4 स्टूडेंट हैं, एक साथ क्लास लेते हैं, हमारी ही क्लास ले रहे हैं, क्या सभी स्टूडेंट की कमांड हर चैप्टर पर, हर तरह के क्वेश्चन पे बिल्कुल सेम रहती है? नहीं। इसी तरह सोचो, एक फैक्ट्री में 4 वर्कर काम करते हैं, उन चारों वर्कर की स्किल कुछ डिफरेंट टाइप की है। किसी का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर जॉब में है, किसी का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर जॉब में है, ठीक है। अच्छा, कंपनी के मैनेजमेंट के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब हैं जो कि कंप्लीट करानी है इन 4 वर्कर्स से। अब सोचो जरा, 4 वर्कर्स 4 जॉब्स। अब ये मैनेजमेंट को सोचना है कि कौन सी पर्टिकुलर जॉब कौन से पर्टिकुलर वर्कर से कंप्लीट कराई जाए, कौन सी पर्टिकुलर जॉब कौन से पर्टिकुलर वर्कर को असाइन की जाए, जिससे कि कंपनी का टोटल लेबर टाइम मिनिमाइज हो सके, या ऐसे कहें टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, या ऐसे कहें कंपनी का टोटल इन चारों जॉब्स से अर्न होने वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में सीखना है कि ये असाइनिंग वाला प्रोसीजर कैसे फॉलो करना चाहिए।
ध्यान है, रहेगी बात। ओवरव्यू दे रहा हूं सिर्फ सिलेबस का। कभी आप सोचे सर हम याद कैसे रखेंगे, इतनी सारी चीजें बताएंगे, आप हर चैप्टर से रिलेटेड अलग बताओगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू पर बात कर रहे हैं। जब ये पर्टिकुलर चैप्टर हम डिस्कस करते जाएंगे तो सारी चीजें डिटेल में एनालाइज करेंगे हम। सेकंड हमने यहां पर लिखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब इसकी हम बात करते हैं तो सोचो जरा, मान लीजिए एक कंपनी ने दो डिफरेंट प्लांट लगा रखे हैं। प्लांट कहें, फैक्ट्रीज कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर दो फैक्ट्री हैं। अच्छा, इन दोनों फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनकर निकलता है वो मार्केट में सेल किया जाता है। अच्छा, प्लांट या फैक्ट्री दो हैं तो इसका मतलब यह है कि सेल्स आउटलेट भी दो ही होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कंपनी ने अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट बोल दिया है मैंने, अलग अलग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग शोरूम्स खोले हुए हैं। मान लीजिए 5 शोरूम खोल रखे हैं। अब इन पांचों शोरूम में जो प्रोडक्ट बेचा जाएगा वो बनकर कहां से आएगा? इन दो फैक्ट्री से। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम क्या है? किस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके किस सेलिंग शोरूम, सेलिंग आउटलेट को ट्रांसपोर्ट किया जाए जिससे कि कंपनी की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। अब आप सोचो, दो फैक्ट्री जो अलग जगह सिचुएटेड हैं, 5 शोरूम जो अलग जगह पर हैं। अब इस फैक्ट्री से किसी पर्टिकुलर शोरूम को कितना प्रोडक्ट भेजें और इस फैक्ट्री से कितना भेजें। अब डिपेंड करेगा कि सर इन फैक्ट्रीज की कैपेसिटी क्या है, डिपेंड करेगा कि सर इन फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है, क्योंकि दोनों फैक्ट्री में कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेम ही आएगी, कोई जरूरी कंडीशन थोड़ी ना है। आप सोचकर देखिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने वाला मटेरियल जिस रेट पर दिल्ली में मिलता होगा, जरूरी है देहरादून में भी उसी रेट पर मिलेगा? जरूरी है किसी और पर्टिकुलर स्टेट में सेम रेट पर मिलेगा? नहीं। दिल्ली में काम करने वाला वर्कर एक नॉर्मल वेजेस जिस रेट पर काम करता है, क्या जरूरी है देहरादून में भी उसी रेट पर उसी रेट से काम करता होगा? नहीं, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमें सारी चीजें ध्यान में एनालिसिस करते हुए यहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यह सीखना है कि किस फैक्ट्री से कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके किस पर्टिकुलर सेलिंग आउटलेट को ट्रांसपोर्ट किया जाए जिससे कि कंपनी की टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ध्यान रहेगी बात। आगे है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? आपको कुछ प्रीवियस डेटा दे दिया गया होगा ट्रायल बेसिस पर, जिसकी आपको कुछ प्रोबेबिलिटी दे दी गई होगी, और उस प्रोबेबिलिटी के बेस पर, पास्ट डेटा की प्रोबेबिलिटी के बेस पर आपको फ्यूचर के लिए कुछ सिमुलेट करने के लिए कहा जाएगा। यानी पास्ट से फ्यूचर का कुछ कनेक्शन करके हम सिमुलेशन प्रोसेस अप्लाई करना सीखेंगे, जो कि हमने यहां पर 3rd नंबर पे लिखा है। कैसे करेंगे सीखेंगे वहां पर जाकर। नेटवर्किंग, ब्रैकेट में हमने लिखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कोई प्रोजेक्ट 15 दिन चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट 2 महीने चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट 1 साल चल रहा है, इन प्रोजेक्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, इनका पर्टिकुलर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। यानी डायग्राम बना के, नेटवर्क, एक पर्टिकुलर डायग्राम को हम नेटवर्क कहते हैं, वो डायग्राम कैसे बनाएंगे उसे हमने एरो डायग्राम कहा, उसे हमने नेटवर्क कहा। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि सर हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1 महीने में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जिस क्लाइंट के लिए हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं वो कहता है नहीं सर मेरे पास 1 महीने का टाइम नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 20 डेज का टाइम है। तो क्या उस 1 मंथ के वर्क को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके 20 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है क्या? और अगर 20 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है तो अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या होगी? इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहां पर सीखेंगे, जिस चैप्टर, जिस टॉपिक को हमने नाम दिया है नेटवर्किंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, मुझे नहीं लगता कि लीनियर प्रोग्रामिंग आप कुछ पहली बार सुन रहे हैं। क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग? जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन मोर देन 1 है। यानी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में है
उनका यूटिलाइजेशन बहुत जगह किया जा सकता है, तो अब रिसोर्स को कहां पर यूटिलाइज करें जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके, वो हमें सीखना है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्मुलेट करनी सीखनी है। ठीक है, यहां पर फॉर्मुलेशन की हम बात करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। सॉल्यूशन आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का सीखने के लिए सिलेबस में मिलेगा फाइनल लेवल पर जाकर। और मैं आपको फिर से एक बात और बता दूं, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको फाइनल में जाकर फिर से पढ़ने को मिलेंगे। यानी आप ये समझें कि यहां पर आप जितना डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना आपको फाइनल में जाकर भी बेनिफिट मिलने वाला है। चलो, लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद है फिर मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस को कैसे मैनेज किया जाए आप समझो जरा। आप मार्केट जाते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, आप किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए जाते हैं, तो होता है ना, आप बाइक यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं, टू व्हीलर यूज करते हैं या फोर व्हीलर यूज करते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया कि कभी आप जा रहे हैं रास्ते में और आपका वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर खराब हो गया। अच्छा, खराब हो गया तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अचानक में खराब हो गया, मैकेनिक को बुलाएंगे, उसे ठीक कराएंगे। और जब अचानक में खराब होने के बाद ठीक कराएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। इस मेंटेनेंस को आप अपने व्हीकल का मेंटेनेंस करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं उसको, इस मेंटेनेंस को हम नाम देते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन यानी वो व्हीकल ब्रेकडाउन होने के बाद अब उसे उसका मेंटेनेंस कराया जा रहा है। अच्छा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, अगर ब्रेकडाउन होने के बाद मेंटेनेंस कराया जाता है तो वो नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या आप कोई काम करते हैं? भाई, आपका व्हीकल रास्ते पे चलते चलते खराब ना हो जाए, इसके लिए आप कुछ करते हैं? हाँ, टू व्हीलर है तो आपने देखा होगा हर 2 से 3 महीने के बाद, यानी हर 2 से 3 हजार किलोमीटर चलने के बाद आप उसकी सर्विस कराते होंगे किसी पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे जाकर। कराते हैं ना, चाहे लोकल कराएं चाहे ऑथोराइज्ड कराएं, लेकिन सर्विस कराते हो। वो सर्विस कराना, आपका व्हीकल चल रहा है फिर भी आप उसे सर्विस कराने जा रहे हैं, क्यों? ताकि वो व्हीकल खराब ना हो, ताकि वो मेंटेनेंस ब्रेकडाउन होने के बाद ना कराना पड़े। और जब आप सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहते हैं तो इस मेंटेनेंस की कॉस्ट कंपेरेटिवली कम आती है। खराब होने से पहले ही आप उसका मेंटेनेंस कराते हुए चल रहे हैं टाइम टू टाइम, इस मेंटेनेंस को हम नाम देते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नाम से ही क्लियर नहीं हो रहा क्या? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी खराब होने से प्रिवेंट करना है। सोचो जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी में सैकड़ों मशीनें एक साथ काम करती हैं, सैकड़ों मशीनें। अगर कंपनी टाइम टू टाइम उनकी सर्विसिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, मेंटेनेंस नहीं कराएगी और मशीन खराब हो जाएगी, तो सोचो जरा, अगर बहुत सारी मशीनें एक साथ काम करती हैं, उनमें से उस चेन में से अगर एक मशीन भी खराब हो गई, पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। कितना लॉस होगा कंपनी को। तो खराब होने के बाद ठीक कराना, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। पहले से ही प्रॉपर मेंटेन करते हुए, सोचो जब पहले से ही प्रॉपर मेंटेन करेगी कंपनी तो किस दिन मेंटेनेंस कराती होगी? छुट्टी वाले दिन, जिस दिन काम नहीं होता। तो यहां पर हमें देखना है कि मेंटेनेंस का मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। कैसे करते हैं, कैसे हमें डिसीजन देना है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराएं या प्रिवेंटिव कराएं। जो कम कॉस्ट वाला मेंटेनेंस होगा वो बेस्ट है, देख लेंगे कैसे निकालते हैं। ऑपरेशंस प्लानिंग, ऑपरेशंस प्लानिंग में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। हालांकि ऊपर भी हमने जो छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं इनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस प्लानिंग में ही कवर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचते हैं ऑपरेशंस प्लानिंग में वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे हम कहें डिमांड फोरकास्टिंग, फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, वहां पर कवर करेंगे। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी इनपुट यूज करते हुए कंपनी आउटपुट प्रोड्यूस करती है। सुना आपने?
इनपुट यूज करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस करती है कंपनी। अब वो इनपुट क्या है? वो इनपुट मटेरियल भी है, वो इनपुट वर्कर भी हैं जो काम कर रहे हैं, वो इनपुट ही तो है। कंपनी उन्हें पेमेंट ही तो करती है, कंपनी का खर्चा होता है, तभी तो प्रोडक्शन होकर बाहर मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल किया जा सकेगा। तो मटेरियल की कंपनी में प्रोडक्टिविटी क्या है, इस प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, ये प्रोडक्टिविटी कैसे मैनेज की जा सकती है, कैसे कंप्यूट की जा सकती है, सीखेंगे हम। किस टॉपिक में? टॉपिक का नाम दिया है हमने प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। क्लियर है? लास्ट में हमने लिखा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा क्विंग मॉडल। क्विंग मॉडल से मतलब क्या है? देखिए, क्विंग मॉडल मतलब क्यू। कहीं पर भी, जहां पर भी आपको सर्विस लेने के लिए क्यू में लगना पड़ता है, तो कंपनी को वो क्विंग मॉडल कैसे यूज करना चाहिए जिससे कि उनके कस्टमर परेशान ना हो। आप सोच कर देखो, पेट्रोल पंप पर जाते हो, पेट्रोल भरवाते हो अपनी गाड़ी में, क्या पेट्रोल पंप पर क्या एक ही पंप होता है? नहीं ना, बहुत सारे पंप होते हैं ना। आप कहीं पर भी किसी भी लाइन में जाके लग जाते हो। वो पेट्रोल पंप के मैनेजमेंट ने बहुत सारे क्यों लगा रखे हैं? सोचो जरा, अगर एक ही पंप हो, उसी में ही टू व्हीलर, उसी में ही फोर व्हीलर, उसी में ही ट्रक, तो सोचो कस्टमर कितना परेशान हो जाएगा। उस कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो बहुत सारे पंप हैं, ऊपर ही बोर्ड लगा होता है कि कार यहां पर आए, ट्रक यहां पर आए, डीजल यहां पर है, पेट्रोल यहां पर है, वगैरह वगैरह। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। कहीं पर भी जहां पर क्यू को फॉलो करना पड़े, वहां पर वो क्विंग मॉडल किस तरह का होना चाहिए, वहां पर कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस जल्दी होनी चाहिए, कस्टमर का वेटिंग टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। कैसे ये क्विंग मॉडल या इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्कस किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में यही आने वाला है। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है कि हमारे सिलेबस में हमें किस किस तरह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। अगर हम यहां पर बात करें अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो यहां पर ये स्टडी नोट ही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर ये टॉपिक कहें, आप इसे स्टडी नोट कहें, यह तो हमने वैसे ही लिखा है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे विजन, मिशन, ये चीजें क्या होती हैं, गोल्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेकंड कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहां पर बहुत सारे एनालिसिस हमें करने हैं, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एनालिसिस करने हैं। अच्छा, एनालिसिस किस तरह के होंगे? सिचुएशनल एनालिसिस, जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, पढ़ते हैं ना आप शॉर्ट में, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेटेजिक, हमने लिखा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में जाकर कवर करेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए। क्लियर है? लास्ट में है फिर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और फिर उसे कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारा। जहां पर हम यहां पर फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर फॉर्मुलेशन फंक्शन वाइज भी मैं आपको सिखाऊंगा, यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाती है तो कैसे की जाती है। एक ओवरव्यू आपको हमारे इस सब्जेक्ट का मिल पा रहा है। मैंने पहले ही कहा, आप अगर अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर, देखो आपने अगर ये सिलेबस हमारा ले लिया है तो आपको तो पूरा 100% सिलेबस एक साथ हमने दे दिया है ना। अब आप सोचे कि नहीं सर, मैं तो पहले मेंटेनेंस मैनेजमेंट उठा के कर लेता हूं, कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाके प्रॉब्लम होगी तो वो आपको होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई चीज आसान है, उसे टफ क्यों बनाना,
जो चीज आसान है उसे आसान ही रहने दो, जो चीज टफ है हम उसे भी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, और आप देखना एक मतलब बहुत इजीली तरीके से हमारा ये सिलेबस बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज रखते हैं यहीं तक। यहां पर हमने सिर्फ आज के सिलेबस का इस पेपर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, आप स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम से। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।